अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। हाँ, अगर तुमने इस विंग को ख़त्म कर दिया तो समझो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी लोग इधर आए भी सही तो इनका मुकाबला आसानी से किया जा सकता है, कर्नल मॉर्गन ने जवाब देते हुए कहा। चीफ, आप जैसे हुक्म दें हम वैसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सोच लें कि अगर ये विंग इस मिशन के लिए तैयार हुए तो ये इंतहाई तेज रफ्तारी से काम करेंगे। इसलिए ऐसा ना हो कि जब हम वहाँ पहुँच इस विंग के खात्मे के लिए कोई प्लानिंग करें और इस दौरान ये लोग यहाँ पहुँच जाएं, टेरेसा ने कहा। मैं भी टेरेसा से इत्तेफाक करता हूँ चीफ, ये हमारा मुल्क है जबकि पाकिस्तान इनका मुल्क है। वहाँ इन्हें सब सहूलियात मुहैया होंगी जो हमें यहाँ मुयस्सर हैं, इसलिए इनका यहाँ मुकाबला आसानी से किया जा सकता है। वो लामोहल्ला किसी फ्लाइट के जरिए यहाँ पहुँचेंगे। हम मुस्तकिल तौर पर यहाँ एयरपोर्ट पर चेकिंग का इंतजाम कर देते हैं और फिर जहाँ पहुँचते ही जब इन पर अचानक फायरिंग होगी वो बच नहीं सकेंगे, एंटोनियो ने कहा। यस चीफ, ये विंग बेहद तेज और फाल है। यहाँ आते ही वो डार्क स्काई के हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा अफराद जानते हैं, और फिर वो इंतहाई तेज़ी से काम करके डार्क स्काई के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाएंगे। अब आप जैसे हुक्म दें। अगर यहाँ इसके और इसके साथियों के खिलाफ जाल न बिछाया गया तो वह हर सूरत में डार्क स्काई के हेडक्वार्टर में पहुंच जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, टेरेसा ने कहा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इन्हें यहाँ आने से रोको। इसके लिए तुम्हें चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, तुमने हर सूरत में इसका खात्मा करना है। तुम इसकी रिहाइशगाह को मिसाइलों से उड़ा सकते हो, या इसकी कार पर मिसाइल मार सकते हो, या फिर इसे सरेआम गोली से उड़ा सकते हो, कर्नल मॉर्गन ने कहा। तो ये काम हम यहाँ बैठे भी कर सकते हैं चीफ, टेरेसा ने कहा। तो कर्नल मॉर्गन चौंक पड़ा। वो कैसे, कर्नल मॉर्गन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हम कोई क्रिमिनल ग्रुप हायर करते हैं जो ये तमाम काम आसानी से कर सकते हैं। मेरे इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान में एक समाली ग्रुप ऐसा है जो एक काम निहायत खुशअस्लूबी से सरअंजाम दे सकता है। मेरे ग्रुप के इंचार्ज से राब्ता है, इसका नाम क्यूंगा है, खास मुआवजा लेता है, लेकिन ऐसा काम करने में इसका कोई सानी नहीं है। आप कहें तो मैं इनसे राब्ता करती हूँ और इसे पाकिस्तानी विंग और इसके हेड के बारे में हलाक करने का टास्क दे देती हूँ। मुझे यकीन है कि इनका लीडर इस हमले से बच नहीं सकेगा, टेरेसा ने कहा। नहीं, ये मुनासिब नहीं है। ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इन ग्रुपों की कारकर्दगी और इनके एजेंटों की कारकर्दगी में फ़र्क का अंदाज़ा है, इसलिए वही काम तुम और अंदाज में करोगी जबकि मुजरिम ग्रुप और अंदाज में करेंगे, कर्नल मॉर्गन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। यस चीफ, आप दुरुस्त कहते हैं, एंटोनियो ने कहा। अगर तुम पाकिस्तान जाकर इसे हलाक नहीं करना चाहते तो ठीक है, तुम यहाँ रहकर इनका इंतजार करो। तो पाकिस्तान से जैसे ही रवाना होंगे मुझे इनके बारे में इत्तला मिल जाएगी और मैं तुम्हें इनकी आमद के बारे में बता दूंगा, और फिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम इन सबको हर सूरत में हलाक कर दो। मुझे हर सूरत में इनकी मौत से मतलब है, और बस। कर्नल मॉर्गन ने कुछ देर सोचते रहने के बाद कहा तो दोनों की आंखों में चमक आ गई। ओके चीफ, आप बेफिक्र रहें। अगर ये ग्रुप यहाँ आया तो हम इन पर मौत बनकर झपट पड़ेंगे। और एंटोनियो, आपसे वादा करते हैं कि हम इन्हें किसी सूरत भी डार्क स्काई के हेडक्वार्टर तक ना पहुंचने देंगे, तो जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे हम इनका खात्मा कर देंगे, टेरेसा ने कहा। गुड, तो अब इस विंग को हलाक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, कर्नल मॉर्गन ने कहा। तो इन दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। विलिंगटन के एक मारूफ होटल के कमरे में मैं और मेरे साथी मौजूद थे। हम सब क्रीमी मेकअप में थे। कागजात के मुताबिक हम यहाँ सैर तफरीह के मकसद से आए थे। हमें यहाँ पहुँचे हुए 3 घंटों से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था और हमने अब तक सिवाय गपशप करने के और कुछ न किया था। क्या हम यहाँ सिर्फ इस तरह कमरे में बैठकर गप्पे हाँकने और वक्त गुजारने के लिए ही आए हैं? अचानक सालिया ने कहा तो हम सब चौंक पड़े। हाँ जनाब, हम वाकई इस होटल में एक कमरे में महदूद होकर रह गए हैं। आपका आखिर प्रोग्राम क्या है? क्या आपने मालूम कर लिया है कि डार्क स्काई का हेडक्वार्टर कहाँ है? सफदर ने कहा। नहीं, हमें डार्क स्काई हेडक्वार्टर को ट्रेस करना पड़ेगा। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि हम बाहर जाएं और किसी से भी पूछें तो वो हमें बता देगा कि डार्क स्काई का हेडक्वार्टर फलां जगह मौजूद है, मैंने मुंह बनाकर कहा। इसके लिए हमें बाहर जाकर हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे, जूलिया ने कहा। तुम्हारे ख्याल में हमें कहाँ कहाँ हाथ पाँव मारने चाहिए? मैंने कहा। जाहिर है ये हेडक्वार्टर कितना भी खुफिया हो, बहरहाल इसके बारे में कोई ना कोई तो जानता होगा। मालूमात हासिल करने के लिए हमें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, जूलिया ने कहा। तो क्या तुम्हारे ख्याल में कोई काम जूते घिसाए बगैर मुमकिन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये तुम सोच सकते हो, हम नहीं। अगर तुम्हारा इरादा नहीं है तो बता दो, ये काम हम सब मिलकर कर लेते हैं। तुम पड़े रहो यहाँ और करो आराम, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। सच तो यही है, अभी मेरा काम करने का कोई इरादा नहीं है, मैं वाकई आराम करना चाहता हूँ, मैंने कहा। तो वो सब चौंक पड़े। ये तुम क्या कह रहे हो? जूलिया ने मुझे हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। हाँ, दरअसल बात यह है कि इस बार मैंने भी तनवीर की तरह सोचना शुरू कर दिया है, मैंने कहा। तनवीर की तरह? क्या मतलब? कैप्टन शकील ने चौंक कर कहा। मेरा मतलब है कि ट्रेस करने वाला काम तुम करो। जब तुम हेडक्वार्टर ट्रेस कर लोगे तो मैं और तनवीर डायरेक्ट एक्शन करके मिशन मुकम्मल कर लेंगे,
क्यों तनवीर, मैंने कहा, तुम कैसे डैशिंग एजेंट बन सकते हो? तुम तो हर काम के लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग करने के आदी हो। तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा तो वो सब बेख्तियार हंस पड़े। फिर इससे पहले कि इनमें मजीद कोई बात होती, इसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी। इन सब की हंसी रुक गई। मैंने सामने मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठा लिया। इन सब के चेहरों पर हैरत के तासुरात नुमाया थे कि यहाँ फ़ोन कौन कर सकता है, क्योंकि वो एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पहुँचे थे और अभी तक इन्होंने किसी से कोई रब्ता न किया था। यस, माइकल बोल रहा हूँ, मैंने क्रीमन लहजे में कहा। रोनाल्ड बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस रोनाल्ड, कहाँ हो तुम? मैंने संजीदगी से पूछा। मैंने चूँकि फ़ोन का लाउडर ऑन कर दिया था, इसलिए मेरे साथी भी मेरी बातें सुन रहे थे। मैं बाहिफाजत अपने ठिकाने पर पहुंच गया हूँ। इन्हें डॉज देने में मुश्किल पेश आई थी, लेकिन बहरहाल मैं इन्हें डॉज देने में कामयाब हो गया हूँ। दूसरी तरफ से रोनाल्ड ने जवाब देते हुए कहा, कैसे हुआ था ये सब तफसील बताओ? मैंने कहा, आपके हुक्म पर मैं और मेरे 6 साथी आम से मेकअप करके टाउन एयरपोर्ट से इसी जहाज़ में सवार हुए थे जिनमें आप और आपके साथी मौजूद थे। आपके हुक्म पर जब जहाज़ नार्क पहुंचा तो हम जहाज़ से पहले उतर गए और इमिग्रेशन क्लियरेंस कराने के बाद हम जानबूझकर अलग अलग रास्तों पर चले गए। बाहर डार्क स्काई एजेंसी के मुतअद्दिद मुसल्लह अफराद सिविलियन लिबास में मौजूद थे। हमने चूंकि आम से मेकअप किए हुए थे और उनके पास जदीद कैमरे थे जिनसे वो एयरपोर्ट से निकलने वालों का बगौर जायजा ले रहे थे, इसलिए हमारे मेकअप चेक होने पर वो चौंक पड़े। हम चूंकि अलग अलग रास्तों से बाहर आ रहे थे और हम जानबूझकर पब्लिक मुकाम से होते हुए जा रहे थे, इसलिए इन्हें हम पर हमला करने का कोई मौका ना मिला। मेरे साथी लोगों की भीड़ में गुम हो गए और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पहुंचकर इन्होंने न सिर्फ मेकअप तब्दील किया बल्कि लिबास भी बदल लिया। मेरे पीछे टेरेसा लगी हुई थी जो किसी तरह भी मेरा पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरा काट आपसे मिलता जुलता था, इसलिए वो मुझे आप ही समझ रही थी। वो हर मुमकिन तरीके से मुझे पकड़ना चाहती थी। मैंने एयरपोर्ट के बाहर से एक कार चोरी की और वहाँ से निकल गया। टेरेसा मुसलसल मेरे पीछे थी। मैं जानबूझकर इसे ऐसे रास्तों पर कार दौड़ाता जा रहा था जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा थी। मुझे शक था वो मेरी कार पर मिनी रॉकेट या मिनी मिसाइल फायर कर सकती है, इसलिए मैं इससे मुसलसल फासला बढ़ाता जा रहा था। शहर में पहुंचते ही मैंने कार एक बिजनेस प्लाजा में छोड़ दी और फिर मैं इसी बिजनेस प्लाजा के वॉशरूम में पहुंच गया। यहाँ मुझे मेकअप और लिबास बदलने का मौका मिल गया। मैंने पहले मेकअप वॉश किया, उसके बाद खुसूसी मेकअप किया और लिबास बदल कर बाहर आ गया। टेरेसा और उसका मंगेतर भी वहीं थे और हर तरफ मुझे तलाश कर रहे थे, लेकिन मैं मेकअप और लिबास बदलने की वजह से महफूज हो गया था, इसलिए मुझे इन्हें वहाँ डॉज देकर निकलने में कोई दुश्वारी पेश न हुई थी। दूसरी तरफ से रोनाल्ड ने जवाब में पूरी तफसील बताते हुए कहा, तुम्हारे बाकी सारे साथी भी महफूज ठिकानों पर पहुंच गए हैं? मैंने पूछा। हाँ, दूसरी तरफ से रोनाल्ड ने कहा, हमारे लिए किसी रिहाइश का इंतजाम किया है? मैंने पूछा। आप अपने साथियों को लेकर होस्टन कॉलोनी पहुंच जाए। ब्लॉक 10 में आपके लिए जदीद तरीन कोठी मौजूद है। वहाँ आपकी ज़रूरियात का तमाम इंतजाम कर दिया गया है। कोठी नंबर 409 और इस पर नंबरिंग लॉक लगा हुआ है। नंबर लॉक 1396 है, रोनाल्ड ने कहा। ओके, ये टेरेसा और उसका मंगेतर एंटोनियो कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा। रेड स्क्वायर की ब्राइट कॉलोनी की कोठी नंबर 18B ब्लॉक में इनका हेडक्वार्टर है, रोनाल्ड ने जवाब दिया। डीएस हेडक्वार्टर के बारे में क्या मालूम हुआ है? मैंने पूछा। हेडक्वार्टर के बारे में सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि यह हेडक्वार्टर टोरंटो के शुमाल मशरिकी इलाके में है। इससे ज़्यादा बावजूद कोशिश के मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता आप कोशिश करें तो हो सकता है कि टेरेसा और एंटोनियो से आप कुछ मालूम कर सकें, रोनाल्ड ने कहा। ओके, अब तुम रेस्ट करो, ज़रूरत हुई तो मैं खुद तुम्हें कॉल कर लूँगा, मैंने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या चक्कर है ये? मुझे रिसीवर रखते देखकर जूलिया ने मुझे घूरते हुए सवाल किया। मुझे इतला मिली थी कि नाराक एयरपोर्ट पर डार्क स्काई एजेंसी के मुसल्लह अफराद ने हमारे इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारी कर रखी है। बेशुमार अफराद सादा लिबासों में एयरपोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद हैं और इनके पास जदीद मेकअप चेकर भी मौजूद हैं, जिनसे वह हर आने वाली फ़्लाइट के मुसाफिरों की चेकिंग कर रहे हैं। गो के हमें जदीद तरीन मेकअप कर रखे हैं, वो हमें किसी भी मशीन या कैमरे से चेक नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने क्रीमिया की रियासत टाउन में मौजूद रोनाल्ड से रब्ता किया, जो यहाँ हमारे फॉरेन एजेंट के तौर पर काम करता है। मैंने इसे सारी हिदायत दी थी कि वो टाउन एयरपोर्ट से किसी तरह से जहाज़ में सवार हो जाए जिसमें हम मौजूद हैं, कि जब जहाज़ नाराक पहुँचे तो इस अंदाज में एयरपोर्ट से निकलें कि एयरपोर्ट पर मौजूद ब्लैक स्काई एजेंसी ने मशकूक समझें और उनके पीछे लग जाएं। फिर जो कुछ हुआ वो तुम रोनाल्ड की ज़बानी सुन ही चुके हो। डार्क स्काई एजेंसी के एजेंटों टेरेसा और उसका मंगेतर एंटोनियो ने रोनाल्ड और उसके साथियों को देखकर यही समझा कि और मैं और मेरे साथी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान हैं, इसलिए इनकी सारी तवज्जो इन पर मबजूल हो गई और वो इनके पीछे लग गए। इसलिए हमें वहाँ से आसानी से निकलने का मौका मिल गया। क्योंकि रोनाल्ड और उसके साथी यहाँ के रहने वाले हैं और इंतहाई घाघ हैं, इसलिए मुझे यकीन था कि वो टेरेसा और उसके साथियों को आसानी से डॉज देकर निकल जाएंगे और यही हुआ है। चीफ ने इसे हमारे लिए महफूज रिहाइश गाह का इंतजाम करने और हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल करने का भी कहा था। मैंने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन इन्होंने ऐसे ही इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया था? अगर डार्क स्काई के एजेंट इन्हें देखते ही हमला कर देते तो? जूलिया ने होंठ काटते हुए कहा। इस बात की इन्हें मुकम्मल ट्रेनिंग है, इसलिए वो जानबूझकर ऐसे रास्तों से गुजरते थे जहाँ लोगों का हजूम था
अब जाहिर है सरकारी एजेंसी के एजेंट आम इंसानों पर तो हमला करने का रिस्क नहीं ले सकते थे। मैंने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मुसल्लह अफराद का ताल्लुक ब्लैक स्काई एजेंसी से और इनमें कोई लेडी एजेंट टेरिसा और उनके मंगेतर एंटोनियो भी है? जूलिया ने कहा, इन्होंने लिबास तो आम से पहने हुए थे लेकिन जल्दबाजी में वो बेहतियाती कर गए थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी बेहतियाती? सफदर ने पूछा। एक तो टेरिसा और एंटोनियो मेकअप में नहीं थे, दूसरा वो और इसके साथियों ने अपने लिबासों पर डार्क स्काई एजेंसी के मखसूस बैज लगाए हुए थे। चीफ को चूंकि इस बात का पहले से ही खदशा था कि हमारी यहाँ आमद का डार्क स्काई एजेंसी को इल्म हो सकता है, इसलिए चीफ ने एयरपोर्ट पर हमारी आमद से पहले ही एक फॉरेन एजेंट भेज दिया था ताकि वो मशकूक अफराद को चेक कर सके, और डार्क स्काई एजेंसी के इन 2 एजेंटों की बेहतियाती ने इन्हें जाहिर कर दिया। और चीफ ने मुझे रास्ते में ही सेल फोन पर कॉल करके सारी तफसील बता दी थी। मैंने कहा, तो अब डीएस हेडक्वार्टर के बारे में हमें टेरिसा और उसके मंगेतर एंटोनियो ही बता सकते हैं? जूलिया ने कहा। शायद। मैंने कहा, तो तुम साथियों को लेकर इस रिहाइशगाह पर पहुंचो, मैं और साले इस टेरिसा और एंटोनियो से मालूमात हासिल करने के बाद वहां पहुंच जाएंगे। जूलिया ने कहा, अपने हेडक्वार्टर की हिफाजत का इन्होंने माकूल इंतजाम कर रखा होगा। तुम सब मेकअप में हो और ये लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट हैं, आम मुजरिम नहीं है। और अहम बात यह है कि फार्मूला इनके पास मौजूद नहीं होगा। फार्मूला यकीनन डीएस हेडक्वार्टर में होगा और इनसे टकराव की सूरत में फार्मूला कहीं और न पहुंचा दिया जाए या इसकी मजीद कापियां न बना ली जाएं। मैंने इंतहाई संजीदगी से कहा, जब तक हेडक्वार्टर का पता नहीं चलेगा हम कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? अगर टेरिसा और एंटोनियो का ताल्लुक डार्क स्काई एजेंसी से है तो फिर इनसे मिलना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। वो यकीनन जानते होंगे कि हेडक्वार्टर कहाँ है। जूलिया ने कहा, हेडक्वार्टर के बारे में बताया गया है कि वो टोरंटो के शुमाल मगरिब में है। मैंने कहा, टेरिसा और एंटोनियो ग्रुप एयरपोर्ट पर नाकामी के बाद यकीनी तौर पर पूरे नाराक में हमें तलाश कर रहा होगा। सफदर ने कहा, हाँ ये बात तो यकीनी है। मैंने कहा, तो फिर मैं और सालेह इस टेरिसा और एंटोनियो से ही निपटते हैं। तुम कैप्टन शकील, तनवीर और सफदर को लेकर टोरंटो रवाना हो जाओ। हमारे पास 26 ट्रांसमीटर है जिस पर हम किसी भी वक्त तुमसे रब्ता कर सकते हैं। जूलिया ने कहा, ठीक है ऐसा ही कर लेते हैं। मैंने कहा, और फिर मैंने मेज़ पर मौजूद कागज़ उठाकर इस पर लिस्ट बनाना शुरू कर दी। सफदर, ये कागज़ ले जाओ, ये किसी बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान ले आओ ताकि मैं सबका स्पेशल मेकअप कर दूं। और तनवीर, तुम कैप्टन शकील के साथ जाकर मार्केट से ज़रूरी असला ले आओ, वहाँ टोरंटो में शायद असला खरीदने का वक्त ही ना मिल सके। मैंने कहा तो सब सर हिलाते हुए उठ खड़े हुए तो मैंने रिसीवर उठाकर इंक्वायरी के नंबर प्रेस किए। यस इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, एयरपोर्ट का नंबर बताएं। मैंने कहा तो दूसरी तरफ से एक नंबर बता दिया गया। मैंने रीडर पर हाथ मारकर टून क्लियर की और बताए हुए नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए ताकि टोरंटो जाने वाली फ्लाइट के बारे में मालूमात हासिल हो सकें। टेरिसा और एंटोनियो नाराक में अपने हेडक्वार्टर के ऑफिस में मौजूद थे। नाकामी की वजह से इनके चेहरे बुरी तरह से बिगड़े हुए थे। मैंने इसे पकड़ने की भरपूर कोशिश की थी लेकिन वो लोग आखिर हमें डॉज देकर निकल जाने में कामयाब हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा आखिर इन्हें इस बात का कैसे इल्म हुआ कि हमने एयरपोर्ट पर इनके लिए मौत का जाल फैला रखा है। टेरिसा ने गुस्से से मुठ्ठियां भींचते हुए कहा, वो लोग बहुत चालाक हैं टेरिसा, तुमने देखा नहीं वो किस तरह से अलग अलग एयरपोर्ट से निकले थे ताकि इनके साथ हम भी बिखर जाएं और फिर वो भीड़ का फ़ायदा उठाकर निकल जाएं। हमारे लिए मजबूरी थी कि हम भीड़ में इन पर हमला नहीं कर सकते थे वरना इनमें से शायद एक भी जिंदा ना बचता। एंटोनियो ने कहा, मुझे तो इनके लीडर पर गुस्सा आ रहा है। मैंने दूर तक इसका ताक़ुब किया था लेकिन फिर अचानक वो एक बिजनेस प्लाजा में घुसकर मेरे हाथों से निकल जाने में कामयाब हो गया। टेरिसा ने गुस्सीले लहजे में कहा, इस बात का चीफ को इल्म हुआ तो वो हम पर सख्त गुस्सा करेगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द इन्हें न सिर्फ ट्रेस करना होगा बल्कि इन्हें हलाक भी करना होगा। एंटोनियो ने कहा, मैंने इनकी तलाश के लिए पूरे नाराक में तमाम ग्रुप फैला रखे हैं लेकिन अभी तक किसी भी तरफ से हौसला अफजा रिपोर्ट नहीं मिली। न जाने वो कहाँ गायब हो गए हैं, इन्हें ज़मीन ने निगल लिया है या आसमान ने उठा लिया है। टेरिसा ने इसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा, कुछ भी हो इनका मिलना बेहद ज़रूरी है। एंटोनियो ने अभी तक इतना ही कहा था कि अचानक टेरिसा के सामने मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो टेरिसा ने मुंह बनाते हुए हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और साथ ही लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस टेरिसा बोल रही हूँ, टेरिसा ने सख्त लहजे में बात करते हुए कहा। ग्रुप 5 का इंचार्ज जैक्सन बोल रहा हूँ मैडम। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, ओह तुम, क्या बात है, क्यों कॉल की है? टेरिसा ने चौंकते हुए कहा, मैडम मैंने पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस के लीडर और उसके साथियों को ट्रेस कर लिया है। दूसरी तरफ से जैक्सन ने कहा तो टेरिसा के साथ साथ एंटोनियो भी उछल पड़ा। कहाँ है, कैसे मालूम हुआ, जल्दी बताओ इनकी तादाद कितनी है? टेरिसा ने तेज लहजे में कहा, इस ग्रुप में लीडर के साथ 3 मर्द और 2 औरतें शामिल हैं मैडम। मैंने आपको हुक्म मिलते ही नाराक के तमाम होटलों में अपने आदमी तैनात कर दिए थे और फिर ब्राइट होटल से इतला मिली है कि यहाँ ऐसा ग्रुप पहुँचा है जिस पर पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस होने का शोबा किया जा सकता है। मैंने इन कमरों में खुसूसी इंतजाम कर दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनमें से एक कमरे में से एक फ़ोन कॉल आई थी, इसका टेप मेरे पास पहुंच गया है। वहाँ जो गुफ्तगू हुई है इसकी तफसील भी मुझे मिल गई है और इस टेप और गुफ्तगू से ये बात साबित हो गई है कि ये पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस ही है। दूसरी तरफ से जैक्सन ने कहा,
क्या तफसील है? टेरिसा ने कहा। मैं आपको अहम बातें बता देता हूँ। फ़ोन कॉल सेफ फ्लाइट फ़ोन से की गई है। कॉल करने वाले ने अपना नाम रोनाल्ड बताया था। रोनाल्ड ने बताया है कि इसने और उसके चंद साथियों ने आपको और आपके साथियों को डॉय दे दिया था। वो आप और आपके साथियों को मुतवज्जा करने के लिए आम से मेकअप में इसी फ्लाइट से नरक पहुंचे थे, जिसमें पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के एजेंट पहुंचे थे, जो वो जानबूझकर आपको एयरपोर्ट से निकालकर गलत रास्तों पर ले गए थे। जबकि इनके और आपके जाने के बाद पाकिस्तानी एजेंट एयरपोर्ट से बाहर निकले थे, जैक्सन ने कहा। और फिर उसने मेरे और रोनाल्ड के दरमियान कमरे में होने वाली गुफ्तगू की तफसील बता दी, जिसमें जूलिया नामी लड़की, साले नामी लड़की, टेरिसा और एंथोनी के हेडक्वार्टर पहुंचने का प्लान बना रहे थे, जबकि मैं और उसके दूसरे साथी डीएस हेडक्वार्टर की तलाश में टोरंटो रवाना होने की तैयारी में मसरूफ थे। सारी बातें सुनते ही टेरिसा और एंथोनी का चेहरा गुस्से से सुर्ख होता जा रहा था। इनके वहम गुमान में भी न था कि इन्होंने जिन अफराद को मैं और मेरे साथी समझा था और इनका ताक़ुब किया था, वो मोहित ने डॉय देने के लिए सामने लाए गए थे। तो ये लोग सारी प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रेसी ने घुराते हुए कहा। यस मैडम, जैक्सन ने कहा। ये रोनाल्ड कौन है और क्या तुमने इस कॉल का मरकज़ मालूम किया है? टेरिसा ने कहा। इसने सैटेलाइट फ़ोन से कॉल की थी मैडम। मैं कोशिश के बावजूद अभी तक इसका नंबर ट्रेस नहीं कर सका हूँ, जैक्सन ने जवाब दिया। ये लोग अब कब और किस मेकअप में वहाँ से रवाना होंगे? टेरिसा ने पूछा। अभी ये लोग होटल के कमरों में ही मौजूद हैं मैडम। जब वो बाहर निकलेंगे तो हम इनके नए मेकअप चेक कर लेंगे और फिर एयरपोर्ट पर ही बताया जा सकता है कि ये लोग किस फ्लाइट से टोरंटो पहुंच रहे हैं, जैक्सन ने कहा। जिस कोठी का इन्हें बताया गया है, अब शायद वो वहां ना जाएं, क्योंकि दोनों लड़कियां यहाँ रुककर मेरा और एंथोनी का शिकार करना चाहती हैं, जबकि लीडर और उसके बाकी साथी टोरंटो पहुंचकर डीएस हेडक्वार्टर तलाश करना चाहते हैं, टेरिसा ने कहा। यस मैडम, जैक्सन ने कहा। तुमने मुझे तफसीली मालूमात फराहम करनी है। मैं तुम्हारी कॉल की मुंतज़िर रहूंगी और इन लोगों की निगरानी करते हुए तुमने और तुम्हारे साथियों ने भी खसूसी तौर पर मोहतात रहना है। अगर इन लोगों को मामूली सा भी शोबा हो गया तो फिर ये फ़ौरन गायब हो जाएंगे, टेरिसा ने कहा। यस मैडम, मैं समझता हूँ, इसलिए मैं तमाम चेकिंग के लिए ट्रैप 2 का इस्तेमाल करूंगा, जैक्सन ने कहा। ओके, बहरहाल मैं तुम्हारी कॉल की मुंतज़िर रहूंगी, टेरिसा ने कहा। इसके साथ ही इसने क्रेडिट प्रेस किया और फिर टोन आने पर इसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आइडियल क्लब राब्ता मिलते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। टेरिसा बोल रही हूँ, फास्टर से बात कराओ, टेरिसा ने गुराहट भरे लहजे में कहा। यस मैडम, अभी बात कराता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फास्टर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। टेरिसा बोल रही हूँ फास्टर, टेरिसा ने सख्त लहजे में कहा। यस मैडम, हुक्म, फास्टर ने मोदबाना लहजे में कहा। तुम कहाँ मौजूद हो? टेरिसा ने पूछा। मैं अपने क्लब में मौजूद हूँ मैडम, फास्टर ने कहा। ओके, तुम फ़ौरन अपना ग्रुप लेकर एयरपोर्ट पहुँच जाओ। ग्रुप 5 के इंचार्ज ने रिपोर्ट दी है कि लीडर और उसके 3 साथी मखसूस मेकअप में एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। वो एयरपोर्ट से किसी फ्लाइट में टोरंटो पहुँचना चाहते हैं। जैक्सन जैसे ही मुझे इनके हुलिये के बारे में बताएगा, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर ही कॉल कर दूंगी। तुमने पूरी तरह से तैयार रहना है। वो जैसे ही एयरपोर्ट पर नजर आए, तुमने इन पर फौरन और भरपूर अंदाज में अटैक कर देना है। इनमें से कोई एक भी जिंदा न बचने पाए, और अगर इनके साथ चंद दूसरे लोग भी फायरिंग की जद में आ जाएं तो इनकी भी परवाह मत करना। हमें हर सूरत में इनका खात्मा करना है, समझ गए तुम? टेरिसा ने तेज लहजे में बोलते हुए कहा। यस मैडम, अगर इनके हुलियों को पता चल जाए तो फिर इनकी मौत 100% यकीनी हो जाएगी, फास्टर ने जोश भरे लहजे में कहा।